हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? अब कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा अब कुछ ही समय रह गया है, तो आपको अब अपनी परीक्षा पर ध्यान देकर अपनी क्या है पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए हमने कक्षा 10 मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैंने टॉप 10 क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन शार्ट शार्ट आंसर टाइप या अति शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप में ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। द्विघात बहुपद मतलब आपको पता करना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो शून्यक दिए हैं तो मानेंगे अल्फा बराबर 2 एंड बीटा बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए सूत्र होता है। तो आप इसी पे वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के स्थान पर 2 है 2 रखेंगे, बीटा के स्थान पर 6 है 6 रख देंगे इंटू एक्स फिर प्लस 2 इंटू 6 अब रख देंगे तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एक्स स्क्वायर छः दूनी 12, सॉरी यहाँ पे कितना होगा 12, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो हम समीकरण को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 5x और 5x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 10x प्लस के ना, क्या है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अब हम शून्यक मानेंगे, माना शून्यक हम माना शून्यक एक हो जाएगा यक्स इसके व्युत्क्रम और दूसरा हो जाएगा 1 यक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या बोला है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। ठीक है, तो देखते हैं शून्यक माने हैं यक्स और 1 यक्स। तो हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल बराबर होता है एक्स प्लस 1 बराबर क्या होता है माइनस बी अपान ए, क्या होता है माइनस बी अपान ए के स्थान पे ए। अब सर -10/1 कैसे आया, तो आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर इसका सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के स्थान पे यहाँ कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के, कंपेयर करने पे आया है ए के स्थान पर 1 है तो 1 रखेंगे, बी के स्थान पे 10 है तो 10 रख देंगे। हमें के का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। के का हमें मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण में के का होना अति आवश्यक है, तभी हम के का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब हम गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल निकालते हैं, गुणनफल क्या होता है एक्स इंटू 1/x इक्वल टू क्या होता है सी अपान ए, सी के स्थान पर कितना है 1, सी के स्थान पे कितना है के और ए के स्थान पे कितना है 1 है, ए के स्थान पे कितना है 1 है, सॉरी यहाँ पे
2x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है, अब यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा k/2 बराबर हो जाएगा 1। तो k का मान कितना निकल के आएगा 2, k का मान कितना निकल के आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा क्या है 12y + 6x = 3 का हल है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अब जानते हैं 2x, सवाल क्या था 2x क्या था 2x + 4y - 3 बराबर कितना हुआ 0 दिया है। दूसरा समीकरण कितना दिया था, तथा हम 6x + 12y और -3 बराबर 0, ये दो समीकरण थे। तो हम हल निकालने के लिए क्या करते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 को निकालते हैं। तो हम मानते हैं, यहाँ मानेंगे a1, ये हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। यहाँ मानेंगे a2, इसे मानेंगे b2 और इसे मानेंगे c2। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबका मान रखते हैं। a1 के स्थान पे कितना दिया है 2, 2 रखेंगे। उसके बाद a2 के स्थान पर कितना दिया है 6 बराबर, b1 के स्थान पे कितना दिया है 4 दिया है, b2 के स्थान पे कितना दिया है 12 दिया है, फिर बराबर c1 के स्थान पे कितना दिया है -3 और c2 के स्थान पे कितना दिया है -3। तो हम सबको क्या करेंगे, काटेंगे। इसे काटेंगे, 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, 1/3, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, 1/3 और इसे काटेंगे तो 1, यानी कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1 नहीं है। यानी कि यदि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 अगर डज नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो इसके लिए हल क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। इसके लिए क्या होता है, कोई हल नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है 4 क्या है, क्वेश्चन 4 है प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक है। बहुलक के लिए आसान होता है, सबसे पहले हम दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। अब आरोही क्रम पे लिखने पर सबसे छोटी संख्या कितना है 13, पहले 13 को हम लिख देंगे। उसके बाद कितना है 14, 14 को हम लिख देंगे। उसके बाद कितना है 15, 15 को हम लिख देंगे। और उसके बाद कितना है 16, 16 को लिख देंगे। उसके बाद 17 है 17। बहुलक निकालने का सामान्य सा अर्थ है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, यह संख्या जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही उस संख्या का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 13 यहाँ इसमें 2 बार आया है, 1 और 2, 13 2 बार आया है। 14 1 बार 2 बार आया है। 15 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार, 15 3 बार। और 16 कितना बार आया है 1 बार। और 17 कितना बार आया है 1 बार। तो इसका बहुलक हो जाएगा, बहुलक कितना होगा, बहुलक हो जाएगा 15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक है। क्या है, माध्यक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी हुई संख्या को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। दी हुई संख्या को क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखने पर। अब क्वेश्चन नंबर 5वां है,
आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे, संख्या कितना दिया है 8, 12, 17, 14, 6, 13, 5। तो आरोही क्रम में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 6 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 14 होगा, उसके बाद 15 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्या सम संख्या में है कि विषम संख्या में। देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या है, संख्या विषम संख्या में है। विषम संख्या है तो हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, जोड़े के रूप में विभाजित कर देंगे। 3 संख्या इधर से लेंगे और 3 संख्या इधर से लेंगे, तो संख्या क्या निकल के आएगा 12। जो बची हुई संख्या होगी 12, वही उस संख्या का क्या होगा, माध्यक होगा। वही उस संख्या का क्या होगा, माध्यक होगा। तो माध्यक क्या होगा, 12 इसका माध्यक होगा। ठीक है, ये तो संख्या अगर विषम संख्या दी रहेगी तब के लिए है। अगर यदि संख्या क्या है, संख्या सम संख्या है, यदि दी हुई संख्या सम संख्या में होगी, जैसे सम संख्या में होगी 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15 और 16। अब देखिए सम संख्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्या हो गया, सम संख्या हो गया। अब सम संख्या हो गया तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 3 का क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। 3 3 का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। उसके बाद जो बची हुई संख्याएं हैं, जो बची हुई संख्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करके 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐड करेंगे, 13 में 12 को जोड़ेंगे तो 25, 25 में 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5 निकल के आ जाएगा। तो माध्यक क्या हो जाएगा, 12.5। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्त। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है। कितना है, 4:25 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब क्या होगा आपको पता करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें दो वृत्त हैं तो क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर पहले वृत्त के लिए, और दूसरे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर। अब दिया है दो वृत्तों को क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब माना पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई R1 स्क्वायर पहले वृत्त का, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। इसमें दिया है दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 4, और कितना दिया है 25 बटा पाई R1 का स्क्वायर बटा पाई R2 का स्क्वायर। पाई से पाई को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। पाई से पाई को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या निकल के आएगा, R1/R2 का होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगा, क्या होल स्क्वायर बटा 4/25। 4/25 को हम लिख सकते हैं 2/5, क्योंकि 4 2 का वर्गमूल है, 2 का वर्ग है, और 25 कितने का वर्ग है, 5 का वर्ग है, ऐसे लिख देते हैं। तो स्क्वायर से स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो R1/R2 कितना निकल के आएगा, 2 और 5। तो रेशियो कितना हो जाएगा त्रिज्याओं का, 2 और 5 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 है। आपको पूछा है कौन सा पद 0 है, तो हमें पता ही नहीं है तो हम मान लेंगे ए एन पद शून्य है। हमें पता नहीं है तो हम मानेंगे ए एन पद क्या है, ए एन पद क्या है, शून्य है। ए एन पद क्या है, शून्य है। तब ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा 0। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो सूत्र होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है, एन -1 इंटू डी होता है।
ए होता है प्रथम पद। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। यन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। यन क्या होता है? पद होता है। यन होता है पद। डी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। ठीक है, आपको पता चल गया। ए यहाँ कितना दिया है? ए दिया है 126 और डी कितना दिया है? 120 में से 126 को क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना निकल के आएगा? -6 निकल के आएगा। 120 में से 126 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा? -6 निकल के आएगा। आपको यन का मान पूछा है तो यन का मान क्या करना है? पता करना है। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे। एन हम क्या माने हैं? 0 माने हैं, क्योंकि पद बोला है। और ए का मान दिया है 126। 126 प्लस एन का मान पता करना है, रख देंगे। डी का मान कितना दिया है? -6। ठीक है, इतना रख देंगे। ठीक है, 126। अब निकल के आया कितना? 126 प्लस एन -1 इंटू -6 बराबर 0। 126 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस। तो बचेगा एन -1 -6 इंटू में है -6। कितने में है? इंटू में -6 बराबर हो जाएगा -126। एन -1 बराबर हो जाएगा -126 बटा -6 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। तो हो जाएगा एन -1 बराबर हो जाएगा 21। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? 21 में 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। यानी कि कौन सा पद होगा? 22वां पद उसका 0 होगा। 22वां पद क्या होगा? 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान होगा। यदि cos थीटा बराबर p तो tan थीटा का मान होगा। तो चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं cos थीटा बराबर p बटा 1। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos थीटा मतलब एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है। क्या होता है? लाल बटा कक्का होता है। ठीक है, साइन के लिए होता है लंब और कर्ण। कॉस के लिए होता है आधार और कर्ण। मतलब आधार दिया है और क्या दिया है? और दिया है कर्ण दिया है। ठीक है, आधार और कर्ण दिया है। और जो वैल्यू बची है यानी कि लंब की वैल्यू हमें पता करनी है। तो लंब की वैल्यू होती है, हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, आई होप आपको पता है। तो चलिए देखते हैं। अब हमें क्या पता करना है? लंब। कर्ण दिया है 1। कर्ण कितना दिया है? 1। कर्ण के स्थान पर 1 स्क्वायर करेंगे 1। लंब का स्क्वायर निकालेंगे हम। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर दिया है p का स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस p स्क्वायर। तो लंब बराबर स्क्वायर रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ठीक है, पूछा है tan थीटा का मान होगा। अब tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब। लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब कितना निकल के आया? अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। और आधार कितना दिया है? आधार दिया है p। तो tan थीटा का क्या मान हो जाएगा? tan थीटा का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बटा p निकल के आ जाएगा। समझ में आया? यही होगा आपका आंसर। यदि आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो पढ़ने में तो आप लाइक और शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर करिएगा दोस्त, और एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, या काश थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सेक थीटा का मान कितना निकल के आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। भाई हमें क्या करना है? 6 सेमी त्रिज्या का क्या खींचना है? वृत्त खींचना है। तो चलिए मान लेते हैं।
हो गई 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त हो गया है। अब यहीं से हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। ऐसे ही एक क्या खींचना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी खींचिए। अब यही त्रिज्या है, तो हर एक ओरी से त्रिज्या सेम रहती है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो दो स्पर्श रेखा खींचिए, एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं ए और एक स्पर्श रेखा मान लेते हैं हम नीचे साइड खींचती है। ठीक है, अब दो स्पर्श रेखाएं हो गई, तो पूछा क्या है, पूछा है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी यही तो पूछा है ना, बीच की दूरी यही तो क्या, यही तो पूछा है ना। आप इधर से भी खींच सकते हैं ऐसा और ऐसा। ये 6 सेंटीमीटर, इसकी इधर से भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी, 6 सेंटीमीटर की बीच की दूरी, 6 और प्लस 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बीच की दूरी क्या होगी, 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और यहाँ से त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। दोनों को ऐड करेंगे तो क्योंकि बीच की दूरी ही पूछा है ना, मान लेते हैं ए और बी। ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10वां क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद क्या होगा बताइए। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रथम पद के लिए क्या जानते हैं, तो प्रथम पद के लिए, प्रथम पद के लिए क्या होता है, प्रथम, ये समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना दिया है, 5n-7 दिया है, तो इसका प्रथम पद होगा। प्रथम पद मतलब n का मान 1 हो, प्रथम पद मतलब n का मान 1 हो, प्रथम पद मतलब n का मान 1 हो। तो रख देंगे 5n की जहाँ पे 1 माइनस 7 को हल कर देंगे तो 5 माइनस 7 बराबर कितना आएगा, -2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो A1 हो जाएगा। प्रथम पद पूछा है तो A1। ऐसे ही पूछ लेगा द्वितीय पद यहाँ तो n के स्थान पर कितना रखेंगे, 5, n के स्थान पे 2 माइनस 7, 5 दूना 10, 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, 3 निकल गई है। ऐसे तीसरा पद पूछेगा तो 5 n के स्थान पर कितना रखेंगे, 3 माइनस 7 रख देंगे, 5 3 15, 15 में से 7 को घटाएंगे कितना आएगा, 8 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही आप कई पद निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही मज़ा आया होगा पढ़ने में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और मज़ा आया हो पढ़ने में तो आप अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ अगली वीडियो में। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।